नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। एक नजर इस वक्त की 6 बड़ी खबरों पर। आखिर 3 महीने बाद सड़कों पर बसें उतर चुकी हैं। कैसा रहा पहला दिन? वहीं 3 साल बाद फिर से आरटीओ बैरियर पर चेक पोस्ट खोल दिए गए। तो मुंगेली में पुलिस की नाक के नीचे एटीएम सेंटर में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं दंतेवाड़ा में फिर नक्सली साजिश नाकाम हुई तो रिकॉर्ड बनाने वाली एनाकोंडा ट्रेन का प्रमोशन हो गया है। तो कल श्रावण मास की शुरुआत हो रही है और पहला सोमवार भी है, लेकिन कोरोना काल में शर्तों के साथ इस बार पूजा अर्चना करनी होगी, ये ख्याल रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में आज से बसों का संचालन शुरू हो चुका है। सरकार और बस मालिकों के बीच बातचीत के बाद राजधानी समेत कई जिलों में बसें चलनी शुरू हो गई। 3 महीने बाद बसें चलने से एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले यात्रियों की परेशानी दूर होगी। लेकिन कहीं सड़कों पर बसें दौड़ रही हैं तो कहीं बस संचालक मुसाफिरों का इंतजार कर रहे हैं। कई जिलों में सवारी नहीं मिलने की वजह से बसों का संचालन सही तरीके से नहीं हो पाया, तो कहीं 1-2 सवारी मिलने के कारण बस सेवा रोक दी गई। राजधानी रायपुर में भी बसों का परिचालन शुरू हो चुका है, लेकिन पहले दिन काफी कम यात्री पहुंचे, जिससे अधिकांश बसें खाली ही रवाना हो गई। ये देखिए तस्वीरें। रायपुर के ये हालात हैं जहां पर मुसाफिर ही नहीं मिले बसों को और खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आज से यात्री बसें शुरू हो गई। लंबे समय से जो तकरार चली आ रही थी बस मालिकों के और राज्य शासन के बीच में, वो खत्म हो गई और इसके बाद में आज सुबह से बसें स्टार्ट हो गई है। सुबह 5 बजे जगदलपुर के लिए, बिलासपुर के लिए बसें चली हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर में ये जो बसें जो खड़ी हुई थी अब तैयारी कर ली गई है। बसें तैयार है, लेकिन ये जरूर है कि बस स्टैंड में यात्री नहीं आ रहे, यात्रियों का इंतजार है। क्या है, गाड़ी जब रोड में दौड़ेगी ना तब पता चलेगा कि लोगों की हाँ गाड़ी वाड़ी चालू हो गया, ऐसी करके तब सवारी होंगे। अभी तो है नहीं, कोई गाड़ी 1 घंटे में जा रहा है, कोई 2 घंटे। अभी तो ना घर में ना मालिक ने कुछ दिया ना कुछ दिया। गाड़ी चलेगी तो गाड़ी चाहिए हमारी आजीविका है। बस का इंतजार था और सब अभी लॉकडाउन के नाम से सब परेशान हो गए। बस का इंतजार था 3 महीने से, कब चालू हो करके। यात्रियों का इंतजार बसों को है, लेकिन ये जरूर है कि चूंकि बस शुरू हो गई और जैसे जैसे यात्री आएंगे उसके साथ ही अगर हम बात करें तो दोनों के लिए राहत वाली बात हो जाएगी, चाहे जो बस चलाने वाले हैं उनके लिए भी और यात्रियों के लिए भी, क्योंकि उनके पास कोई और तरीका नहीं था। अगर एक जिले से दूसरे जिले पे जाना है, खासतौर पे गरीब आदमी और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनको खासतौर पे परेशानी हो रही थी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में आज से बस सेवा की शुरुआत। दुर्ग में भी कल से बस सेवा की शुरुआत होगी। बस मालिक कल से सड़कों पर बसें उतारेंगे। 10% बसों का परिचालन किया जाएगा। यात्रियों की संख्या के आधार पर ही बसें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन फौरी तौर पर 10% बसों का परिचालन किया जाएगा। यात्रियों की संख्या के आधार पर ही बसें बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि आज का अनुभव किस तरह का रहेगा उसके हिसाब से ही ये जो बस मालिक हैं फूंक फूंक कर कदम कहीं ना कहीं रख रहे हैं। और बात परिवहन जांच चौकियों की करते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 साल के बाद फिर से 16 परिवहन जांच चौकियों को शुरू कर दिया गया है। सभी चौकियों पर अलग से अधिकारियों की पोस्टिंग होगी। बैरियर मुक्त राज्य बनाने के लिए बीजेपी सरकार ने 16 परिवहन जांच चौकियों को बंद कर दिया था। इन सभी जांच चौकियों से सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा। बीजेपी सरकार ने केंद्र द्वारा जारी जीएसटी कानून को लागू करने के लिए सुगम और बाधा रहित व्यापार व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए विभाग की सभी सरहदी जांच चौकियों को बंद करने का फैसला लिया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही है ममता लांजेवार। ममता, 4 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून के तहत जिसमें कहा गया था कि एक देश एक टैक्स एक बाजार, इसको ध्यान में रखते हुए 4 जुलाई 2017 को बीजेपी ने इन चौकियों को बंद किया था और 4 जुलाई 2020 को कांग्रेस ने आय को देखते हुए आय बढ़ाने को लेकर इसे खोल दिया।
बिल्कुल, देखिए, और इसी बात को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जो है जब ये जो चौकियां चल रही थी तो उस समय कांग्रेस लगातार एक तरह से विरोध के मूड में नजर आती थी और जब इसको बंद कर दिया गया तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा खुशी जताई थी, लेकिन उसके बाद में ऐसा बीजेपी का आरोप है तो लेकिन उसके बाद अब शुरू किया जा रहा है। वही कांग्रेस का कहना है कि चूंकि हमारा राज्य जो है वो नक्सल प्रभावित राज्य है, संवेदनशील राज्य है और ऐसे में हमारे लिए जरूरी है कि चौकियों पे जांच की जाए। साथ ही वो कांग्रेस के जो संचार विभाग प्रमुख शैलेश त्रिवेदी, उनका कहना है कि आय का जरिया भी जो है वो बनेगा। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं इस बात को लेकर जो सियासत अब आने वाले समय में और गरमाएगी और देखना ये होगा कि इस मसले पर क्या बीजेपी सड़क पर उतरती है, किस तरह का विरोध करती है। लेकिन ये जरूर है कि कल से ये शुरू तो हो ही गया। चलिए, तो ये तो तय है ममता की जो ये फैसला है भूपेश सरकार का कहीं ना कहीं बीजेपी को रास नहीं आ रहा है क्योंकि उन्हीं के फैसले को पलट दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुंगेली से खबर, जहां पर लोरमी में एसबीआई के एटीएम में तोड़फोड़ का वाकया सामने आया। मामले की जांच में जुटी लोरमी पुलिस और आसपास दुकानों के बाहर सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी भी अब उसे खंगालने की कोशिशें की जा रही हैं। चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और हालांकि कैमरे बंद पाए गए हैं ज़्यादातर। एटीएम मशीन से पैसे की चोरी के लिए तोड़फोड़ की गई है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से एटीएम मशीन को क्षति पहुंचाई गई है। चौक चौराहों पर लगे सभी एटीएम कैमरे हालांकि बंद मिले हैं। ऐसा माना जा रहा था कि इससे कुछ सुराग मिलेगा, लेकिन जो बाहर लगे एटीएम है वो बंद पाए गए। ऐसे में लोरमी में एसबीआई के एटीएम में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। कैमरा तोड़ा गया है, कांच तोड़ा गया है और डिस्प्ले जो है पूरा मोड़ तोड़ दिया गया है। अंदर रूम है, रूम के दरवाजे को तोड़ के अंदर से लॉक को खोल के फिर तोड़फोड़ किए गए हैं प्रयास। लोरमी मेन रोड के किनारे एसबीआई के एटीएम है जहां तोड़-फोड़ कर चोरी करने का प्रयास किया गया है। सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया गया है। आसपास में सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसको चेक किया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़े हैं। प्रशांत, ये बहुत ही गंभीर मामला है, एटीएम को तोड़ने का मामला है, लोगों से जुड़ा ये पूरा मुद्दा है। अब पुलिस इस पूरे केस को किस दिशा में जांच कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है चौक चौराहों पर जो सभी सीसीटीवी हैं वो बंद मिले हैं। अब कैसे पुलिस आरोपियों की तलाश करेगी? कि ये मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि ये जो घटना है ये मुख्य मार्ग की घटना है और व्यवहार न्यायालय के जस्ट सामने और जो लोरमी का थाना है उसके महज 100 मीटर की दूरी पर इस तरह आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और जिस तरह एटीएम को उखाड़ने की कोशिश की गई है चोरी की नीयत से, उससे लगता है कि किस तरह पुलिस की जो रात्रि गश्त के दावे है, पेट्रोलिंग के दावे हैं, वो किस तरह खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस के नाक के नीचे इस तरह की घटना को अंजाम देने में जो चोर हैं वो सफल हुए। मैं बता दूं, इससे कुछ माह पूर्व भी एसबीआई का जो मुख्य ब्रांच है वहां भी चोरी की कोशिश की गई थी, लेकिन वो वहां चोर असफल हुए थे। लेकिन प्रशांत, आप बता रहे हैं कि 100 मीटर की दूरी पर ये एटीएम है, पुलिस थाना भी वहां पर, पुलिस की गश्ती भी होती है। ऐसे में कैसे ये घटना हो जाती है? क्या सीसीटीवी हालांकि तोड़ दिया गया, क्या एटीएम में गार्ड तैनात नहीं था? बैंक प्रबंधन क्या कह रहे हैं? जी मैं बता दूं कि यहाँ जितने भी एटीएम हैं उनमें किसी तरह की सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। कोई गार्ड इन एटीएम में नहीं रहते, जिसके कारण इस तरह की वारदातें आए दिन देखने को मिलती है। और यही वजह है कि जो अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। साथ ही मैं बता दूं कि नगर में चौक चौराहों में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी लगाए गए हैं, लेकिन आज जब इस घटना के बाद उन सीसीटीवी कैमरों को देखा गया है तो सारे सीसीटीवी कैमरे जो हैं बंद मिले हैं, जो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही को उजागर करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। सही कहा आपने प्रशांत कि अब सीसीटीवी कैमरे जो ऑन होने चाहिए थे वो बंद पाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिलासपुर से खबर, जहां पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का ब्रांच मैनेजर निलंबित कर दिया गया। सीईओ श्रीकांत चंद्राकर ने निलंबित किया है। 4 लोगों को बैंक खाते से राशि गायब होने के बाद कार्रवाई हुई। 4 लोगों के बैंक खाते से करीब 8 लाख रुपए गायब लगातार मिल रहे थे और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का ब्रांच मैनेजर निलंबित कर दिया गया है।
सीईओ ने इसे निलंबित कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हैं। संजय, क्या माना जाए, किस वजह से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ब्रांच मैनेजर को निलंबित किया गया? क्या इनकी भूमिका है इसमें, जिस तरह से खातों से पैसे गायब हुए? जी, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले एक सप्ताह से 4 किसानों के खाते से लगातार पैसे गायब हुए हैं, जिसको लेके विभाग द्वारा जांच की जा रही थी, जिसमें पाया गया कि जो एटीएम कार्ड है वो लापरवाही पूर्वक रखे गए थे, जिसके कारण ये जो मामला है वो निकल कर सामने आता गया। जांच के बाद जिस तरीके से ये मामला सामने आया और जांच में जितने लोगों की लापरवाही पाई गई, जिसमें उससे पहले जो बैंक के मैनेजर है उसको निलंबित किया गया है और 5 जो अन्य है जिनको नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। हालांकि अभी पूरी तरीके से जांच पूरी नहीं हुई है, जांच अभी जारी है, पुलिस भी इससे जांच की जा रही है। ये प्रारंभिक रूप से जो है वो कार्रवाई की गई है। जी, आगे जो जांच की शुरुआती कार्रवाई से देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, जानकारी देने के लिए। और रायपुर से खबर, जहां पर प्रार्थना में शामिल किया जाएगा राज्यगीत अरपा पैरी के धार। स्कूलों में प्रार्थना में इसे शामिल किया जाएगा। अरपा पैरी के धार ये एक महत्वपूर्ण, आपको बता दें, लोकगीत है और राज्यगीत है। अरपा पैरी के धार लोक शिक्षण संचालनालय ने इसे पत्र भेजा है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पत्र भेजा गया। इसी साल अरपा पैरी गीत को राज्यगीत का दर्जा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र जुड़े हैं। राघवेंद्र, बहुत अच्छी बात है ये कि प्रार्थना में राज्यगीत अरपा पैरी के धार को शामिल किया जाएगा, तो कब से इसकी शुरुआत होगी और इस गीत से इतना लगाव क्यों? देखिए, जिस तरह से अरपा पैरी के धार गीत को राजगीत का दर्जा दिया गया था, उसके बाद से ही यह अंदाज था कि स्कूलों में भी इस तरीके से गीत बजाए जाएंगे और अब प्रार्थना में शामिल किया गया तो एक अच्छी पहल है, क्योंकि बच्चों को जो है शिक्षा मिल पाएगी कि वो हमारे छत्तीसगढ़ के राजगीत को रोज प्रार्थना करेंगे, तो जाहिर तौर पर जो अच्छी चीजें हैं वो सीखेंगे। और राज्य सरकार ने इसको राजगीत घोषित करने के बाद ही इसका ड्यूरेशन भी, जो कि गाना पहले लंबा था, उसको ड्यूरेशन कुछ कम कर दिया था। इस तरीके से लगभग 1 मिनट 5 सेकंड का जो है गीत है वो है, उसको गीत को गाना है। तो जाहिर तौर पर स्कूलों में जब स्कूल के शिक्षण सत्र शुरू होंगे, अभी हालांकि आदेश नहीं हुआ कि कब से स्कूल खुलेंगे, लेकिन कोरोना संकट के कारण स्कूल बंद है, जैसे ही खुलेंगे तो स्कूलों में इसे लागू कर दिया जाएगा और बच्चे जो है दूसरी प्रार्थना राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के साथ ही जो है प्रार्थना करते हैं, इससे भी राजगीत को भी गाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र जानकारी देने के लिए। तो ये अब गुनगुनाया जाएगा, प्रार्थना में भी इसे शामिल किया गया है राज्यगीत अरपा पैरी के धार को। एक बड़ी पहल की गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं दंतेवाड़ा से खबर, जहां पर 3 किलो का टिफिन बॉम्ब बरामद किया गया। परचेली बोरपदर मार्ग से टिफिन बॉम्ब बरामद किया गया। कटे कल्याण पुलिस और डीआरजी के जवानों ने सफलता हासिल की। मौके पर बीडीएस की टीम ने बॉम्ब को डिफ्यूज किया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने इन बॉम्ब्स को प्लांट किया था। और कांकेर में 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर हो गया। गढ़चिरौली C60 कमांडो ने ढेर किया। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ हुई थी। नक्सली अभिलाष उर्फ चंदर मुठभेड़ में ढेर हुआ है। फिर मिली दलम का कमांडर है अभिलाष। 1 बंदूक, 1 टिफिन बॉम्ब समेत 20 नग पिट्ठू बरामद किया गया। कांकेर से सटे गढ़चिरौली के गट्टा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और बस्तर में बारिश में भी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। दरअसल भारी बारिश होने पर इलाके के नदी नाले उफान पर रहते हैं और जिसके चलते नक्सली ऑपरेशन में जवानों को दिक्कतें आती हैं। हम ऑपरेशन करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंट बेस्ड ऑपरेशंस कर सकें। और नदी नाले, क्योंकि अभी तक जितनी बारिश हुई उसमें तो नहीं भरे हैं, लेकिन अब क्योंकि पीक बारिश का टाइम आ गया है यहाँ का, तो अगर नदी नाले भी भर जाते हैं तो भी जहाँ तक हमारी पहुँच होगी हम वहाँ तक जाकर ऑपरेट करेंगे।
इधर धमतरी पुलिस ने इन दिनों जिले में सट्टे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पहले धमतरी के 8 बड़े सटोरियों पर कार्रवाई हुई थी। अब कुरूद में 5 सटोरियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। सटोरियों के कब्जे से 21,000 रुपए नकद और लाखों की सट्टा पर्ची और मोबाइल फोन जब्त किया गया। ये सभी आरोपी कुरूद और आसपास के गांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से कुरूद में सट्टा की कटिंग और खाई वाली कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि सट्टा के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रही। और अब बात करते हैं सुपर एनाकोंडा की। रायपुर से खबर, जहां पर भारतीय रेलवे ने सुपर एनाकोंडा को नियमित किया। छत्तीसगढ़ ओडिशा के बीच एनाकोंडा चलाई गई थी। आपको याद होगा 325 किलोमीटर दूरी तय कर रिकॉर्ड बनाया। 3 भरी हुई मालगाड़ियों को जोड़कर नियमित किया गया है और जामुल, बीएसपी और बालोद से लोडिंग हो रही। रिकॉर्ड बनाने के बाद फिलहाल पटरी पर नहीं चल रही है शेषनाग और समय बचाने के लिए मालगाड़ियों के संचालन पर रणनीति बन रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने देर रात प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए, जिसके तहत देवेंद्र प्रधान को सीएम का ओएसडी बनाया गया, तो वहीं जोगेंद्र नायक को महासमुंद का अपर कलेक्टर और राकेश कुमार गोलछा को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। इसके अलावा सीएल मार्कंडे को राजनांदगांव का अपर कलेक्टर बनाया गया। सामान्य प्रशासन ने इसके साथ ही 22 एसीएस से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारियों के लिंक अधिकारियों की सूची भी जारी की। आपको याद दिला दें, संबंधित विभाग के अधिकारी की अनुपस्थिति में लिंक अधिकारी कार्यभार संभालते हैं। और मरवाई उपचुनाव में अमित जोगी ही पार्टी के प्रत्याशी होंगे। ये बात जोगी कांग्रेस के केंद्रीय उपाध्यक्ष और लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने कही। धर्मजीत मुंगेली के टॉपर छात्रों प्रज्ञा कश्यप और टिकेश वैष्णव का सम्मान करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मरवाही से जोगी परिवार का आत्मीय रिश्ता है और अमित जोगी ही मरवाही उपचुनाव में उम्मीदवार रहेंगे। धर्मजीत सिंह ने कहा कि जोगी कांग्रेस का कांग्रेस में विलय भी नहीं होगा। और बोर्ड परीक्षा में रीवैल्यूएशन और रीटोटलिंग का मामला है और रीटोटलिंग और आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए आवेदन, जी हां, फोटोकॉपी के लिए एक साथ आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद जमा की गई फीस भी वापस नहीं होगी। रीवैल्यूएशन और रीटोटलिंग के बाद समय नहीं मिलेगा। 15 दिन का अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। 8 जुलाई तक ही आवेदन की तारीख है। 2 शिक्षकों से दोबारा मूल्यांकन कराया जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि हमारे शास्त्रों में गुरु को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। गुरु हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं, हमें सही मार्ग में चलने की शिक्षा देते हैं। इस अवसर पर मैं गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देती हूँ। और गुरु पूर्णिमा पर सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सीएम सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शुभकामनाएं। आज हम सब अपने गुरुओं के अमूल्य ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करते हैं। गुरु ही जीवन में अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी लाते हैं, बेहतर समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। और कवर्धा के प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर में इस बार पदयात्रा नहीं निकलेगी। हर साल सावन के पहले सोमवार को पदयात्रा का भव्य आयोजन होता था, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु शामिल होते थे। लेकिन इस बार कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने पदयात्रा नहीं कराने का फैसला लिया है। और कोंडागांव में मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जिले में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से किसानों को हालांकि राहत मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है कोंडागांव में। तेज बारिश से लोगों का हालांकि जनजीवन अस्त व्यस्त है।
लेकिन जो अन्नदाता हैं उन्हें इस बारिश से राहत मिली। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।